जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहांगीर पढ़ा था, ठीक। और जहांगीर के बाद जो अगले मुगल बादशाह बनते हैं वो बनते हैं शाहजहां। देखिए, शाहजहां जो थे वो जहांगीर और जगत गोसाई, ठीक। आपको मैंने बताया था जहांगीर की तीन पत्नियां थी। एक थी मानबाई, दूसरी थी जगत गोसाई और तीसरी थी नूरजहां, जिनको मेहरुनिसा कहा गया। तो ये जो शाहजहां थे, ठीक है, इनका बचपन का जो नाम था वो था खुर्रम, ठीक। हम जब जहांगीर पढ़ रहे थे तो हमने कई बार शाहजहां का भी नाम आया था, जिसका बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। और जो जगत गोसाई थी, ठीक है, उनका और जहांगीर, इनके जो पुत्र थे वो थे खुर्रम, जिनको आगे चल के बादशाह बनने के बाद क्या कहा गया, शाहजहां। देखिए, शाहजहां का जो शासनकाल रहा है मुगलों में, अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं, स्थापत्य की अगर हम बात करते हैं, तो उसको मुगलों का गोल्डन एज माना जाता है। मतलब कि शाहजहां के टाइम पर जितने स्थापत्य बने, जैसे आप हमारे सेवन वंडर्स में आता है ताजमहल, आगरा का, आगरे का ताजमहल, वो शाहजहां ने बनवाया था। फिर इसके बाद दिल्ली का लाल किला, वो शाहजहां ने बनवाया था। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो थे मुगलों के, मुगल काल के, वो शाहजहां के टाइम पे बनाए गए। इसीलिए शाहजहां के काल को अगर हम कहें तो उनका जो टेन्योर पीरियड था, उसको मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज माना जाता है, ठीक। इससे पहले अगर हम जहांगीर की बात कर रहे थे तो उनके समय में आर्ट जो था, मुगल आर्ट अगर हम बात करें, बेसिकली पेंटिंग, ठीक, तो उसका बहुत ज्यादा विकास हुआ था जहांगीर के टाइम पे। लेकिन अगर हम शाहजहां की बात करते हैं तो इनके समय में मुगलों का आर्किटेक्चर, ठीक, ये सबसे ज्यादा उसमें रहा, ठीक है। अब शाहजहां की अगर हम बात करें तो इनकी जो बर्थ हुई थी वो हुई थी लाहौर में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1592 में लाहौर में, ठीक है। लेकिन अगर हम शाहजहां की गद्दी की बात करें तो ये गद्दी पर बैठे 1628 में, 1628 में, और 1628 से लेकर के 1658 तक शाहजहां का टेन्योर पीरियड रहा, ठीक है। और इसके बाद शाहजहां के बाद मुगलिया सल्तनत पर कौन बैठेंगे, औरंगजेब, ठीक। तो आज की क्लास हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में, ठीक है। तो शाहजहां, जैसा मैंने आपको बताया, इनका बचपन का नाम था खुर्रम, ठीक। ये जहांगीर और जगत गोसाई इनके बेटे थे और इनका जन्म लाहौर में हुआ था 1592 में। देखिए, जहांगीर की अगर हम बात करें, शाहजहां की, तो शाहजहां को भी मुगलिया सल्तनत का जो ताज था या बादशाह का जो ताज था, वो इतनी आसानी से नहीं मिला। मतलब कि शुरुआती लेवल पर शाहजहां को भी संघर्ष करना पड़ा गद्दी हासिल करने के लिए, ठीक। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 तक। लेकिन मैंने आपको बताया कि शाहजहां का राज्यभिषेक कब हुआ, 1628 में। मतलब कि 1627 से लेकर के 1628 के बीच में सक्सेशन वॉर बहुत ज्यादा चल रहा था। मतलब शाहजहां को ऐसे ही नहीं मिल गई गद्दी, उनको युद्ध लड़ने पड़े, उनको कुछ लोगों को हराना पड़ा, जिसके बाद 1628 में आकर के शाहजहां का राज्यभिषेक हुआ, ठीक। तो यहां पर अगर हम समझें इस बात को कि जिस टाइम पर जहांगीर की मृत्यु हुई, मतलब अगर हम बात करें तो जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में, ठीक। तो आपको याद रखना है जहांगीर की मृत्यु कब हुई, 1627 में। अब आपको एक चीज यहां पर याद रखनी है, जिस टाइम पर जहांगीर का शासन चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इफेक्ट उसके एडमिनिस्ट्रेशन या उसके शासन पर किसका था, जहांगीर की जो तीसरी पत्नी थी, जिनका नाम था मेहरुनिसा, या जिनको कहा जाए तो उनकी जो वो था नूरजहां, उनको नूरजहां कहा जाता था। तो जहांगीर के समय में उनका हस्तक्षेप एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ज्यादा था, ठीक है। एक टाइम तो उन्होंने जो गुट बनाया था, मैंने आपको बताया था कि नूरजहां ने एक गुट बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, जिसमें कौन कौन था। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन था,
ठीक। तो नूरजहां की अगर हम बात करें तो नूरजहां ने एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। और उस ग्रुप में कौन कौन था, तो उस ग्रुप में उनके पिता थे, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था, अगर हम बात करें तो उनके पिता का नाम था गियाज बेग। तो नूरजहां के पिता थे उसमें गियाज बेग। इसकी अलावा उनकी माता थी असमत बेगम, ठीक है। उनका एक भाई था आसफ खान, ठीक है। आसफ खान उनका एक भाई था, ठीक है। इसके अलावा नूरजहां थी, और नूरजहां के साथ शाहजहां जो खुर्रम थे वो भी थे, ठीक है। तो इन्होंने एक गुट बनाया था। तो जहांगीर के ही टाइम से अगर हम बात करें तो जो नूरजहां थी उनका रोल बहुत ज्यादा था एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक। तो इस टाइम पर अगर हम बात करें तो जब जहांगीर की डेथ हुई, ठीक है, तो उस टाइम पर ये जो शाहजहां थे, ठीक है, शाहजहां की अगर हम बात करें तो ये साउथ में थे, ठीक है। मतलब ये दक्षिण क्षेत्र में थे, मतलब उस टाइम पर ये दिल्ली और आगरा के पास नहीं थे, ये कहाँ थे, साउथ में थे शाहजहां, ठीक है। अब इसका फायदा उठा करके देखिए, चूंकि शाहजहां यहां पे नहीं थे, ठीक है, तो नूरजहां ने उस टाइम पर इसका फायदा उठाने की कोशिश करी। नूरजहां के एक दामाद थे, मतलब नूरजहां की जो बेटी थी, उनके हस्बैंड अगर हम बात करें, देखिए मैंने आपको बताया था कि नूरजहां जो थी, ठीक है, उनका एक पहले पति भी थे, ठीक है। पहले पति याद करिए, नूरजहां के पहले पति थे अली कुल बेग, ठीक। तो नूरजहां के जो पहले पति थे, ठीक है, अली कुल बेग, जिसको शेरे अफगान कहा जाता था, ठीक है। तो नूरजहां की पति की डेथ होने के बाद ही जहांगीर से उन्होंने शादी करी थी, ठीक है। तो जहांगीर से उन्होंने शादी करी थी, ठीक है। और इनका ये नूरजहां की अगर हम बात करें, ठीक है, नूरजहां की और जो इनके पहले पति थे अलीकुल बेग, ठीक है, इन दोनों से एक बेटी थी नूरजहां की, ठीक है, जिसका नाम था लाडली बेगम। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लाडली बेगम, ठीक है, लाडली बेगम ये नूरजहां की बेटी थी, ठीक है। अब इस लाडली बेगम का विवाह जो हुआ था, जहांगीर का एक और पुत्र था, ठीक है। देखिए जहांगीर के कई पुत्र थे, शाहजहां तो उनमें से एक था ही, लेकिन इनका एक और पुत्र था शहरयार, शहरयार, ठीक है, शहरयार, ठीक है, शहरयार इनका एक पुत्र था, ठीक है, जहांगीर का, जिससे नूरजहां ने अपनी बेटी की शादी करी थी लाडली बेगम की, ठीक। अब देखिए, जब जहांगीर की मृत्यु हुई, ठीक है, तो उस टाइम पर चूंकि शाहजहां दक्षिण में थे, ठीक है, तो नूरजहां ने एक रणनीति बनाई और उन्होंने प्रयास किया कि शहरयार को, शहरयार कौन, इनके दामाद, नूरजहां के दामाद शहरयार को गद्दी पर बिठाना चाहती थी, ठीक है। मतलब क्या किया गया, शहरयार को गद्दी पर बिठाने का प्रयास किया गया, ठीक है। देखिए इस टाइम पर शाहजहां कहां थे, दक्षिण में थे, ठीक है। अब इस टाइम पर अगर हम बात करें तो इसी टाइम पर शाहजहां के ससुर, ठीक है, मतलब उनके फादर इन लॉ, जिनका नाम था आसफ खान, आसफ खान, ये इनके ससुर का नाम था, किसके, शाहजहां के, ठीक। मैंने आपको बताया था शाहजहां का विवाह कराया गया था आसफ खान की बेटी से, जिनका बाद में नाम पड़ा मुमताज महल, ठीक है, जिनको बोला जाता था अजीबीना बानू बेगम, आजाबीना बानू बेगम, ये इनकी पत्नी थी शाहजहां की, जो सबसे उनकी चहेती पत्नी थी, जिनका नाम बाद में क्या पड़ा था, मुमताज महल, जिसके याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था, ताजमहल, ठीक। तो जो मुमताज महल थी वो किसकी बेटी थी, आसफ खान की, ठीक है। तो शाहजहां के जो थे वो दामाद थे, किसके, आसफ खान के। तो इस टाइम पर आसफ खान जो था उसने एक रणनीति अपनाई। देखिए एक तरफ नूरजहां ये चाह रही थी कि शहरयार, जो लाडली बेगम उनकी बेटी का पति है, वो गद्दी पर बैठ जाए, ठीक है। इस टाइम पर शाहजहां कहां थे, दक्षिण में थे, ठीक है। तो उनके लिए आगरा आना इतना आसान नहीं था जल्दी, ठीक। तो उस टाइम पर इनके जो फादर इन लॉ थे, कौन, आसफ खान, उन्होंने एक योजना बनाई,
ठीक है। उन्होंने क्या योजना बनाई कि गद्दी खाली थी, ठीक है, और क्या किया उन्होंने, सभी सरदारों को अपने साथ मिलाया। और याद करिए, जहांगीर का एक और पुत्र भी था जिसका नाम था खुसरो। याद करिए, जहांगीर की जो पहली पत्नी थी मानबाई, उनके साथ जो पुत्र हुआ था वो हुआ था खुसरो, जिसने बाद में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। देखिए, शाहजहां को कभी भी बादशाह नहीं बनना था, बनना खुसरो को ही था, लेकिन उसने विद्रोह कर दिया था, इस कारण से वो बादशाह नहीं बन पाया। ठीक है। तो उस टाइम पर उसी खुसरो की अगर हम बात करें तो उनका एक बेटा था, ठीक है, जिसका नाम था दावर बख्श। ये नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? दावर बख्श। ये किसका बेटा था? ये खुसरो का बेटा था। खुसरो कौन? जहांगीर और मानबाई का बेटा। ठीक है। खुर्रम किसका बेटा था? जहांगीर और जगत गोसाई का। लेकिन अगर हम खुसरो की बात करें तो खुसरो किसका था? बेटा था जहांगीर और मानबाई का। ठीक है। और इन्हीं का एक बेटा था दावर बख्श। ठीक। उसको क्या किया, बड़ी चालाकी के साथ आसफ खान ने गद्दी पर बिठा दिया। मतलब सभी सरदारों को अपनी तरफ मिलाया, ठीक, और दावर बख्श को, दावर बख्श किसका बेटा था? खुसरो का बेटा, ठीक, उसको क्या कर दिया गया? गद्दी पर बिठा दिया गया। अब एक चीज आप समझिए, आसफ खान ने यह काम किया क्यों? क्योंकि वो ये बात जानता था कि शाहजहां दक्षिण में है। ठीक है। शाहजहां के लिए इतना आसान नहीं होगा इतनी जल्दी ऊपर आना, और अगर इन्होंने कुछ नहीं किया आसफ खान ने, तो नूरजहां जो है वो शहरयार को मुगलिया सल्तनत पर बिठा देंगी, जो उनके दामाद है। तो उनकी योजना को विफल करने के लिए सारे सरदारों को अपनी तरफ मिलाया और दावर बख्श को गद्दी पर बिठा दिया, और धीरे से फिर शाहजहां को आमंत्रित कर दिया दक्षिण में कि आओ इस दावर बख्श को खत्म करो और मुगलिया सल्तनत पर काबिज हो जाओ। मतलब आप समझिए कि दावर बख्श जो थे, उसको गद्दी पर आसफ खान ने बिठाया इसीलिए था क्योंकि उसको समय चाहिए था शाहजहां तब तक आगरा आ जाए। ये समय उसको चाहिए था, उसको टाइम बाय करना था, क्योंकि नूरजहां शहरयार को जो है अब गद्दी पर बिठाने के लिए आतुर थी। अब उसकी इस योजना को फेल करना था। अगर आसफ खान इनको ना बैठाता, सरदारों को अपनी तरफ ना करता, तो नूरजहां शहरयार को बना देती, ठीक है, मुगलिया सल्तनत का बादशाह। ठीक। तो इसी कारण से आसफ खान ने दावर बख्श को, पहले तो सारे सरदारों को अपनी तरफ किया मिलाकर, और फिर खुसरो के पुत्र दावर बख्श को, ठीक है, गद्दी पर बिठा दिया, और धीरे से शाहजहां को नीचे बोल दिया कि साहब आप आ जाओ और इसको खत्म करो। ठीक है। अब इसी दरमियान अगर हम बात करें तो जो शहरयार था, ठीक है, जो शहरयार किसका? नूरजहां का दामाद, इसने क्या किया था? लाहौर में अपना आपको सम्राट घोषित कर लिया। जो लाहौर वाला रीजन था उसमें क्या कर लिया? अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया। ठीक है। तो इसी कारण से फिर आसफ खान ने शाहजहां को वापस बुलवाया, ठीक है, लाहौर पर आक्रमण किया गया और शहरयार को क्या कर दिया गया? बंदी बना लिया गया। मतलब कि आसफ खान ने सबसे पहले शाहजहां को बोला कि साहब आप आओ वापस, ठीक है, और उसके बाद फिर शाहजहां को जब बुलाया गया, ठीक है, तो उसके बाद धीरे से क्या किया गया? दावर बख्श, ठीक है, और दावर बख्श को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। ठीक है। और इस तरीके से 1628 में, 1628 में शाहजहां जो है वो मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर राज्याभिषेक उसका हो गया और वो बादशाह बन गया। समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखिए यहां पर जिसे कहा जाता है ना कि दावर बख्श जो था, ठीक है, ये एक ऐसा शासक बना जो बलि का बकरा बन गया। मतलब कि देखिए, आसफ खान को बेसिकली गद्दी किसको देनी थी? शाहजहां को देनी थी, लेकिन उस टाइम पर शाहजहां की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उसको मजबूरी में किसको बनाना पड़ा? दावर बख्श को। और बाद में फिर उसने शाहजहां को बुला के दावर बख्श को मरवा दिया। तो दावर बख्श बेसिकली बना क्या? ये बन गया बलि का बकरा। तो मुगलिया सल्तनत में एक लौता ऐसा शासक जो बलि का बकरा बना है वो था दावर बख्श। याद रखिएगा,
दावर बख्श जो खुसरो का बेटा था। ठीक है, तो इस तरीके से शाहजहां ने दावर बख्श को खत्म किया। शाहजहां 1628 में आगरा में विधिवत तरीके से राज्यभिषेक उनका हो गया। क्लियर? तो शाहजहां के बारे में समझ में आया, शाहजहां किस तरीके से राजा बने, बादशाह बने। ठीक है, इनका टेन्योर शुरू हुआ 1628 से। क्लियर? क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक है, जब जहांगीर, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक बार आप फिर से इस चीज को देख लीजिए। मैंने आपको बताया जहांगीर शाहजहां का जन्म कब हुआ, लाहौर 1592 में। याद रखिएगा इनका बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। ठीक है, तो खुर्रम इनका बचपन का नाम था। इसके अलावा बात करें तो इनकी जो माता जी थी वो थी जगत गोसाई। मैंने आपको बताया था कि ये जहांगीर और जगत गोसाई के बेटे थे। ठीक है, और इनका जो टेन्योर पीरियड था वो था 1628 से लेकर के 1658 तक। 1658 तक शाहजहां रहेंगे। उसके बाद फिर इनके भी बेटों में आपस में सक्सेशन का युद्ध होगा और फिर अंततः कौन जीत जाएगा, औरंगजेब। ठीक, इसके बाद बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जहांगीर के डेथ के टाइम पर शाहजहां दक्षिण में थे, लेकिन नूरजहां जो थी वो अपने दामाद शहरयार को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। लेकिन इसी टाइम पर वहीं पर मौजूद कौन थे, शाहजहां के फादर इन लॉ आसफ खान, मतलब इनके ससुर शाहजहां के। और इन्होंने क्या किया, इस प्लान को फेल किया और इन्होंने खुसरो के बेटे दावर बख्श, ठीक है, इसको बुलाकी भी कहा जाता है, ठीक है, इसको जो खाली कुर्सी थी उस पर बिठा दिया गया। ठीक है, सारे सरदारों को अपनी तरफ किया गया और दावर बख्श को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, शहरयार ने अपने आप को डिक्लेयर किया एम्परर लाहौर का। आसफ खान ने क्या किया, शाहजहां को तो इनविटेशन भेजा ही राजधानी में आने के लिए, और फिर शहरवार के ऊपर अटैक करवाया लाहौर में और उसको क्या कर दिया, बंदी बना लिया गया। मैंने आपको बताया। और इसके बाद फिर जो, ठीक है, शहरयार के जो सन थे, ठीक है, एक तो दानियाल था, दावर बख्श जो था ये खुसरो का, ठीक है, ये खुसरो का बेटा था। इसके अलावा शहरयार के बेटे और भी कई लोगों को मार करके, ठीक है, और शाहजहां जो है वो फाइनली क्या हुआ, 1628 में उसका कोरोनेशन हो गया आगरा में। ठीक है, तो फाइनली अब मुगलिया सल्तनत का बादशाह कौन बन गया, शाहजहां। क्लियर हुआ? ठीक, तो आपको समझ में आया शाहजहां के बारे में, ठीक है, किस तरीके से वो मुगलिया सल्तनत पर बैठा। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे, जैसे कि हमने बाकी मुगल बादशाहों के देखे थे, इंट्रोडक्शन के बाद हमने उनके कैंपेन देखे थे। ठीक है, तो अब हम शाहजहां के कैंपेन देखेंगे कि शाहजहां का कैंपेन या हम कहें सैनिक अभियान, ठीक है, कहां कहां रहा। देखिए, शाहजहां के टाइम पर आपको एक चीज याद रखनी है, शाहजहां के टाइम पर 3 सबसे प्रमुख रिवॉल्ट हुए थे, ये आपको याद रखना है। शाहजहां का जो मिलिट्री के पूरा कार्यकाल रहा उसमें एक सबसे पहला रिवॉल्ट हुआ था बुंदेला का रिवॉल्ट। देखिए, मैं ये सारे रिवॉल्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि शाहजहां के टाइम पर 3 रिवॉल्ट हुए थे, या जिसे हम कहते हैं विद्रोह। ठीक, पहला विद्रोह हुआ था बुंदेला का विद्रोह। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये खाने जहां लोदी का विद्रोह। ठीक है, तो आपको याद रखना है दूसरा जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था खाने जहां लोदी का विद्रोह। और तीसरा जो पुर्तगीज यहां पर थे, पोर्चुगीज, ठीक है, उनका विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनके समय में 3 विद्रोह हुए थे प्रमुख शाहजहां के टाइम पे। एक बुंदेला का, दूसरा था खाने जहां लोदी का, और तीसरा था पोर्चुगीज का। देखिए, पोर्चुगीज की अगर हम बात करें तो पोर्चुगीज 1498 में ही भारत में आ गए थे, याद रखिएगा। 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा। तो पुर्तगाली जो थे वो भारत में आ चुके थे। ठीक है, तो पुर्तगाली क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे 1631 में, और इस विद्रोह को शाहजहां बहुत बुरी तरीके से दबाएगा। ठीक है, तो पुर्तगीज के जो पोर्चुगीज थे उनके खात्मे का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि शाहजहां ने बहुत ब्रूटली पोर्चुगीजों का दबाया था उनके विद्रोह को। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखेंगे, बुंदेला विद्रोह, खाने जहां लोदी का विद्रोह और पुर्तगालियों का विद्रोह। सबसे पहले शाहजहां के मिलिट्री कैंपेन ये 3 थे। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला था बुंदेला राजपूतों का विद्रोह, रिवॉल्यंस ऑफ बुंदेला राजपूत। देखिए, उस टाइम पर वीर सिंह बुंदेला, ठीक है,
वीर सिंह बुंदेला जो कि जहांगीर के बहुत अच्छे दोस्त थे, और आप याद करिए अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या करी थी इन्होंने। ठीक है, अबुल फजल की हत्या करी थी वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर। ठीक, अब इन्हीं वीर सिंह बुंदेला का एक बेटा था जिसका नाम था जुझार सिंह। ठीक, तो आपको ये नाम याद रखना है, जुझार सिंह। ठीक है, किसका बेटा था? वीर सिंह बुंदेला का। ठीक है, तो ये जुझार सिंह ने क्या किया था? ठीक है, वीर सिंह का जो बेटा था, इसने क्या किया, जब देखिए वीर सिंह बुंदेला के साथ जहांगीर की बहुत अच्छी दोस्ती थी, मतलब बुंदेला राजपूतों में और मुगलों में बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो इस संबंधों का फायदा उठा करके इसका जो बेटा था जुझार सिंह, ठीक है, वो क्या करने लगा, मुगल टेरिटरीज पे ही इन्वेड करना उसने शुरू कर दिया। मतलब कि वो क्या करने लगा, वो जो मुगल प्रदेश थे, मतलब जिन्होंने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया था, उनके ऊपर भी जुझार सिंह आक्रमण करने लगा। ठीक, अब ये बात शाहजहां को पसंद नहीं आई। देखिए, दोस्ती थी, सारी चीजें थी, आपने अधीनस्थ स्वीकार किया था, ठीक है, लेकिन जो दूसरा राज्य जिसने मुगलों का ही अधीनस्थ स्वीकार किया है, आप उसी पर आक्रमण कर रहे हो। ठीक, तो मतलब कि तो जुझार सिंह क्या कर रहा था, मुगल की जो टेरिटरीज थी, मतलब जिन राज्यों ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया था, उनके ऊपर आक्रमण कर रहा था। तो जिसके कारण हुआ क्या कि ये बातें जो थी वो शाहजहां को पसंद नहीं आई, और शाहजहां ने फिर अपनी आर्मी को 3 अलग अलग रास्तों से भेजा जुझार सिंह को खत्म करने के लिए, उनको क्रश करने के लिए। ठीक, तो इस कारण से, और फिर एट लास्ट अगर हम बात करें तो जुझार सिंह ने अपने आप को सरेंडर किया। ठीक, और इसको बहुत सारा पैसा देना पड़ा एज वॉर इंडेम्निटी। देखिए, जो युद्ध क्षति हुई है, ठीक है, उसका बहुत सारा पैसा इसको देना पड़ा शाहजहां को, क्योंकि इसने शाहजहां को युद्ध के लिए उकसाया। अगर ये मुगल टेरिटरीज पर आक्रमण ना करता, वहां पर कब्जा ना करता, तो ये तो इसके पिता बहुत अच्छे दोस्त थे जहांगीर के, इतने अच्छे दोस्त थे कि अकबर के नवरत्न अबुल फजल को मार दिया था उन्होंने उनके कहने पर। तो बात ये थी कि ये जो इनका बेटा था जुझार सिंह, ये मुगल टेरिटरीज पर इन्वेड कर रहा था, जिसके कारण शाहजहां को इस चीज को रोकना पड़ा और अपनी आर्मी भेजनी पड़ी, और अंततः जुझार सिंह को क्या होना पड़ा, सरेंडर होना पड़ा, और इनको बहुत सारा पैसा जो है वॉर इंडेम्निटी के रूप में देना पड़ा। देखिए, वॉर इंडेम्निटी का मतलब होता है, आपने हमें युद्ध के लिए उकसाया, हम युद्ध नहीं करना चाहते, आपने हमें युद्ध के लिए उकसाया, तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। अभी ये वॉर इंडेम्निटी शब्द आपको अंग्रेजों के समय में बहुत नजर आएगा। अंग्रेज यही करते थे, अंग्रेज बहुत हैवी चार्ज करते थे उन लोगों पर जिन्होंने अंग्रेजों के ऊपर युद्ध थोपा, और उनका पूरा पैसा लूट लिया करते थे कि साहब आपने हमें युद्ध के लिए उकसाया है, तो आप इसका हर्जाना दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही वॉर इंडेम्निटी ली गई जुझार सिंह से। ठीक है, और इसके अलावा चूंकि इनके पिता बहुत अच्छे दोस्त थे इनके पिता के, शाहजहां के, तो इस कारण से इनको जागीर दे दी गई थी कि भैया अपनी जागीर संभालो, लेकिन अब दोबारा ये काम मत करना। ठीक, तो सबसे पहला रिवोल्ट कब हुआ, बुंदेलाओं का। किसने किया? जुझार सिंह ने। नाम याद रखिएगा, बुंदेलाओं का जो विरोध किया था, विद्रोह किया था, वो किसने किया था? जुझार सिंह ने। ठीक है, अगला जो कैंपेन होता है वो होता है खाने जहां लोधी का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ खाने जहां लोधी। अब ये खाने जहां लोधी कौन था? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जितने भी मुगल शासक थे, ठीक है, ये क्या करते थे, खुद तो उत्तर दिशा में रहते थे, लेकिन साउथ में अपना एक कमांडर इन चीफ और गवर्नर बिठा के रखते थे। देखिए, हर जगह तो मुगल बादशाह नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसने अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने गवर्नर बनाए थे। तो ये जो खाने जहां लोधी था, ठीक है, इस ये क्या था, इनका साउथ का गवर्नर था शाहजहां का। ठीक है, तो दक्षिण का एक तो प्रधान सेनापति भी था, ये कमांडर इन चीफ भी था, और इसके अलावा ये वहां का साउथ का गवर्नर भी था। ठीक है, और इसने क्या किया, अहमदनगर के एक राजा, ठीक है, अहमदनगर के राजा की मदद से इसने दक्षिण में विद्रोह कर दिया। देखिए, खाने जहां लोधी कौन था?
इनका सेना प्रमुख, ठीक है, इनका सेनापति था, इसके अलावा गवर्नर था। लेकिन इसने क्या किया, देखिए जो भी गवर्नर या सेनापति होता है ना, उसके मन में लालच आ जाता है। लालच इस बात का कि साहब हम भी अपनी एक टेरिटरी बना लें। देखिए बहुत से लोगों का सपना होता है कि भैया हमारा भी एक साम्राज्य हो, ठीक है। तो ऐसे ही खाने जहां लोधी भी जो दक्षिण के इनके प्रधान सेनापति थे या इनके हम कहें गवर्नर थे, इन्होंने अहमदनगर के एक शासक की सहायता लेकर के विद्रोह कर दिया। अब इस सिचुएशन को बहुत ही गंभीरता से शाहजहां ने लिया, ठीक है। मतलब देखिए क्योंकि सिचुएशन काफी गंभीर थी, क्योंकि दक्षिण में जो था, ठीक है, खाने जहां लोधी का इस तरीके का विद्रोह कर देना, तो शाहजहां ने इसकी बहुत गंभीरता को समझा। मतलब ये परिस्थिति काफी गंभीर थी, तो इसीलिए दक्षिण के अभियान का नेतृत्व अगर हम बात करें तो इसने स्वयं किया था। बात समझिए, इसने स्वयं किया दक्षिण का विद्रोह, ठीक है। तो अपने युद्ध को लीड किया 1629 में शाहजहां ने खुद, ठीक है। मतलब कि देखिए पहले क्या होता था, जितने भी मुगल बादशाह हुआ करते थे, आपने देखा हो अकबर के समय में, तो अकबर भी अपने किसी सैन्य प्रमुख को भेजता था। अकबर खुद हर अभियान के लिए नहीं जाता। तो जितने भी मिलिट्री कैंपेन होते थे, वो अपने प्रमुख सेनापति को भेज करके युद्ध जीता जाता था। हाँ, जिसमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस होती थी, जिसमें लगता था कि साहब बादशाह का जाना जरूरी है, उसी में बादशाह स्वयं लीड करता। तो दक्षिण का ये जो खाने जहां लोधी का जो विद्रोह था, इसकी गंभीरता को शाहजहां ने समझा और शाहजहां ने खुद ही तय किया कि मैं ही इस कैंपेन को लीड करूंगा 1629 में। अब जब इसने यहां पर युद्ध किया तो खाने जहां लोधी जो था वो वहां से भाग गया। देखिए जब मुगलिया, देखिए मुगल की जो सेना थी ना, वो बहुत प्रोमिनेंट थी और बहुत पावरफुल थी। अब इन्होंने विद्रोह तो कर दिया। अब जब शाहजहां स्वयं आया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वहां से खाने जहां लोधी जो हो गया वो भाग खड़ा हुआ, ठीक है। तो खाने जहां लोधी जो हो गया वो कहा हुआ, वहां से भागना पड़ा उसको, ठीक है। और उसके बाद फिर वो कहां पहुंचा, ही वेंट टू द रूलर ऑफ बीजापुर टू सेक रिफ्यूज, बट खाने जहां फेल्ड टू गेट एनी हेल्प फ्रॉम बीजापुर। अच्छा देखिए, खाने जहां लोधी जो है ये बीजापुर चला गया, ठीक है। ये पहले अहमदनगर में था, अहमदनगर से ये गया बीजापुर हेल्प मांगने के लिए, लेकिन इसको वहां कोई सहायता नहीं मिली, ठीक है। तो फिर बीजापुर से निकल के ये कालिंजर गया, ठीक है, कालिंजर। ये कालिंजर याद करिए, कालिंजर से आपको शेर शाह सूरी याद आ रहा होगा। कालिंजर उनका सबसे आखिरी अभियान था शेर शाह सूरी का। तो उसी जगह कालिंजर में पहुंचा और 1630 में लड़ते हुए वहां पर ये मारा गया। तो अंततः 1630 में खाने जहां लोधी को कालिंजर में मार दिया गया, ठीक है, युद्ध करते हुए ये मारा गया, ठीक। तो आपको खाने जहां लोधी का रिवोल्ट समझ में आया, ठीक। तो खाने जहां लोधी जो कि दक्षिण में इनका प्रमुख सेनापति था, इसके अलावा वो गवर्नर भी था। तो अहमदनगर के उस टाइम पर जो रूलर थे, उनके साथ मिलके इसने विद्रोह किया। अब चूंकि दक्षिण में विद्रोह किया था, तो इस गंभीरता को शाहजहां ने समझा और 1629 में कैंपेन को खुद लीड किया 1629 में, और वो खुद सेना लेकर के नीचे गया। और जब नीचे वो गया तो खाने जहां लोधी वहां से भाग खड़ा हुआ और भाग करके वो पहुंचा बीजापुर। बीजापुर में उसको सहायता नहीं मिली और बीजापुर से फिर वो कहा गया कालिंजर, और कालिंजर में युद्ध लड़ते लड़ते 1630 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से खाने जहां लोधी का भी विद्रोह शाहजहां ने सक्सेसफुली खत्म कर दिया। क्लियर हुआ, ठीक। तो आपको दो विद्रोह समझ में आए। पहला था बुंदेला का, जो जुझार सिंह ने किया था, और दूसरा खाने जहां लोधी का। अब जो तीसरा कैंपेन था, ठीक है, तीसरा जो विद्रोह था वो था पुर्तगालियों का विद्रोह, जो पोर्चुगीज थे, ठीक है। 1631-32 में हुआ था, 1631-32 में। देखिए पुर्तगालियों की अगर हम बात करें तो पोर्चुगीज 1498 से भारत में आ गए थे। याद करिए 1498 से। और सबसे पहले साउथ से इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे बिजनेस अपना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इस टाइम तक आते आते पोर्चुगीज जो हो गए थे वो काफी ज्यादा इंडिया में स्टेबल हो गए,
ठीक है। इनकी कई सारी फैक्ट्रियां जो थी वो बंगाल में थी, ठीक है, जो हुगली नामक जगह थी बंगाल में, ठीक है, वहां पर इन्होंने कई सारी फैक्ट्रियां इस्टेब्लिश कर ली थी, ठीक है। और इनका जो देखिए जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जाता है वैसे वैसे लालच भी बढ़ता जाता है। तो पुर्तगाली क्या कर रहे थे, जैसे जैसे इनके कारखाने स्थापित किए जा रहे थे इनका व्यापारिक महत्व भी बढ़ गया, मतलब कि इनका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब देखिए जब कभी भी कोई भी धर्म का व्यक्ति एक जगह स्टेबिलिटी से रहने लगता है तो वहां पर जो गैर धर्म के लोग होते हैं उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करने की उनकी एक प्रवृत्ति होती है। देखिए याद करिए आप, जितने भी मुस्लिम आक्रमणकर्ता थे उनका सबसे पहला एम क्या होता था, इस्लाम धर्म को फैलाना, ठीक। तो क्या करते थे वो, हिंदुओं का जबरन तलवार की नोक पे क्या करने लगते थे, वो करने लगते थे, क्या कहते हैं, धर्म परिवर्तन, उनको मुसलमान बनाने लगते थे। पोर्चुगीज ने भी यही काम किया। ये चूंकि क्रिश्चियन थे, पोर्चुगीज क्या थे, क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे इनकी फैक्ट्रियां बढ़ती गई, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होने लगे, कॉमर्शियली बहुत ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, ठीक। तो 1631-32 तक के आते आते जो बंगाल में हिंदू और मुसलमान रह रहे थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब ये भी क्या कर रहे थे, जबरदस्ती और तलवार की नोक पर क्या कर रहे थे, क्रिश्चियन बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब जब ये बात शाहजहां को पता चली कि ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों को ही क्रिश्चियन बनाने में लगा है, तब इस बात से मुगल बादशाह बहुत ज्यादा नाराज हुआ कि तुम हमारे देश में रह करके हमारे देश में व्यापार के आड़ में अब तुमने धर्म परिवर्तन का भी काम शुरू कर दिया। तो 1631 में, ठीक है, अब मुगल बादशाह कर्रा गया बुरी तरीके से। तो 1631 में कासिम खान के नेतृत्व में, ठीक है, कासिम खान को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। देखिए कासिम खान को किसने गवर्नर बनाया, शाहजहां ने, कब, 1631 में। और कासिम खान को एक ही ऑर्डर दिया गया, पोर्चुगीज को जैसे मिले जहां मिले मार के काट के फेंक दो पोर्चुगीज को। मतलब पोर्चुगीज की ऐसी हालत कर दो, एक एक व्यक्ति जो जो भी पोर्चुगीज है सबको मारो, किसी को भी मत छोड़ना। तो कासिम खान जब गवर्नर बनाया गया बंगाल का और उसको जब ये ऑर्डर मिला तो पोर्चुगीज को इन्होंने घसीट के मारा, इतना मारा है, इतना मारा है, लाशें उठा करके समुंदर में फेंक दी। मतलब जिस समुंदर पर पोर्चुगीज अपना प्रभुत्व या अपना दबदबा मानते थे, क्योंकि इनके पास नेवी बहुत अच्छी थी और जिसके पास भी नेवी अच्छी होती है समुंदर पर कब्जा उसी का होता है। तो उसी समुंदर में मार मार के काट काट के फेंका गया पोर्चुगीजों को, पुर्तगालियों को। और अंततः पुर्तगाली जो बच गए थोड़े बहुत, उनको तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा दिया गया और बाकी जितने थे सबको मार डाला। तो पोर्तुगीज को बहुत बड़ा झटका यहां से लगा था। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पहला ऐसा मुगल बादशाह, अगर हम बात करें, देखिए अभी तक जितने भी मुगल बादशाह थे उन्होंने इतना ज्यादा क्रूरता नहीं दिखाई थी। शाहजहां ने जो पोर्चुगीज के साथ किया था वो बहुत ही ज्यादा क्रूरता दिखाई थी। मतलब एक एक व्यक्ति को, ना औरत को छोड़ रहे, ना बच्चे को छोड़ रहे, सबको काट के समुद्र में फेंक रहे। तो ये जो एक धर्म के लेकर के जो इतना ज्यादा, क्योंकि गुस्सा किस बात पर आया था कि इन्होंने हिंदुओं को तो चलिए ठीक है कि कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मुसलमानों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने लगे। उस बात का गुस्सा मुगल बादशाह में ज्यादा था। और आप शाहजहां की थोड़ी सी पॉलिसी अगर आप नोटिस करेंगे तो इनकी पॉलिसी थोड़ी सी इस्लाम की तरफ थोड़ी सी रही। मैं पूरी नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी इनकी पॉलिसी इस्लाम धर्म के प्रति आई। पहले ऐसे मुगल बादशाह जिनका लगा कि हाँ भाई ये इनकी सेकुलर से थोड़ी सी इमेज किधर तरफ जा रही है, जो है कट्टरता की तरफ। और उसके बाद औरंगजेब जो इनके बेटे थे उन्होंने तो कट्टरता की हद ही पार कर दी थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो पोर्चुगीज जो थे इन्होंने गलती ये कर दी थी कि ये औकात से बाहर निकल गए थे, एक तरीके से कहा जाए ये औकात से बाहर निकलने लगे थे अपने आप को। और इसी का खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, पोर्चुगीज को।
और 1631 में पूरी तरीके से पोर्चुगीज को बंगाल से भगा दिया गया। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये तीनों रिवोल्ट आपको समझ में आए। पहला रिवोल्ट किसका था? बुंदेला राजपूत जुझार सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला के बेटे थे। दूसरा किसका था? खाने जहां लोधी, जो इनका प्रधान सेनापति और इनका कमांडर, इनका गवर्नर भी था। कहां? दक्षिण में। और तीसरा किसने किया? पुर्तगाली। ठीक, तो ये तो शाहजहां के नॉर्थ, अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर मिलिट्री कैंपेन थी। अब हम देखेंगे कि शाहजहां की दक्षिण को लेकर नीति क्या थी। देखिए, दक्षिण को लेकर के नीति मुगल बादशाहों की अलग अलग थी। देखिए, दक्षिण पर धीरे धीरे विस्तार किसने शुरू किया था? अकबर ने। ठीक है, आपको याद करिए, अकबर ने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध इसीलिए बना लिए थे ताकि वो नॉर्थ की तरफ से रिलैक्स हो जाए। और अब उसने ध्यान किधर केंद्रित किया? साउथ की तरफ। तो जहांगीर भी साउथ की तरफ केंद्रित करेंगे और शाहजहां भी क्या करेंगे? साउथ की तरफ केंद्रित करेंगे। तो अब हमें जो देखनी है वो ये देखनी है कि साउथ के प्रति जो शाहजहां की नीति थी वो क्या थी। ठीक है, तो शाहजहां की जो साउथ के प्रति नीति थी वो क्या थी। ठीक, देखिए, अगर हम बात करें अकबर की, ठीक है, तो अकबर के टाइम से अगर हम बात करें तो अकबर ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्से, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला हिस्सा था अहमदनगर। ठीक है, तो एक अहमदनगर और दूसरा था खानदेश। ठीक है, ये साउथ में दो जगह थी, अहमदनगर और खानदेश। ठीक है, इनके कुछ भागों को जीत करके इसको मुगलों के आधिपत्य में इन्होंने आरंभ कर दिया था। मतलब इसके कुछ क्षेत्र जो थे वो इन्होंने जीत लिए थे। ठीक है, और इनके बात करें, ठीक है, तो अहमदनगर या खानदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अकबर स्टार्टेड मुगल सुप्रीमेसी इन दी साउथ बाय कॉन्करिंग सम पार्ट्स ऑफ खानदेश एंड अहमदनगर। ठीक, अब देखिए, जब अकबर ने यहां पर अपना मुगल आधिपत्य जो है वो स्थापित किया, तो उसके बाद यहां के खानदेश के और अहमदनगर के, ठीक है, इसके जो सक्सेसर थे, देखिए, इनके जो उस टाइम पर राजा थे, मतलब अकबर के समय की, तो उन्होंने तो मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। लेकिन फिर जब इनकी पीढ़ी आगे बढ़ी, किनकी? खानदेश और अहमदनगर के लोगों की, तो इन्होंने अपना खुद की पावर बनाने की कोशिश करी साउथ में। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड ईच ऑफ हिज सक्सेसर्स ट्राइड टू स्टैब्लिश हिज पावर इन दी साउथ। मतलब इनके जितने भी, ठीक है, इनके जितने भी उत्तराधिकारी थे, उन्होंने दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया। ठीक, अब ये सारी चीजें जब हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि मुगलों को इंटरवीन करना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई इन्होंने पहले हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लिया, अब धीरे धीरे ये अपना खुद का साम्राज्य बनाने लगे। ठीक, तो भाई जाहिर सी बात है कि मुगलों के बादशाहों के कान खड़े होंगे कि साहब इसको दबाना है। अब इवन अगर हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां ने तो लड़ाई लड़ी थी मलिक अंबर के साथ। मलिक अंबर कौन था? अहमदनगर का एक रूलर था। कौन था? मलिक अंबर। ठीक है, जिस टाइम पर इनके पिता जहांगीर मुगल बादशाह थे, उस टाइम पर शाहजहां को दक्षिण में भेजा था जहांगीर ने। किसके खिलाफ लड़ने के लिए? मलिक अंबर के खिलाफ। क्योंकि मैंने आपको बताया अकबर के जाने के बाद ये अहमदनगर और खानदेश, इन दोनों राज्यों के जो आगे उनके पूर्वज थे, देखिए, मतलब जो आगे उनके सक्सेसर थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का प्रयास किया। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इंडिपेंडेंट बनाने का प्रयास करेंगे तो मुगल बादशाह ये बात चुपचाप तो बैठ के देखेंगे नहीं। ठीक, तो मुगल बादशाह उस टाइम पर जहांगीर थे, उन्होंने शाहजहां को भेजा था मलिक अंबर को। ठीक है, ठीक, अब जब शाहजहां खुद गद्दी पर बैठे, ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है, कि साउथ पर वो कंप्लीट विक्ट्री करेंगे। मतलब कि अब ये आधिपत्य स्वीकार कर देना, उन्हीं को राज्य दे करके वो हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लें, अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। शाहजहां ने बोला कि खत्म करो इस सबको, सब हमारा ही अंदर में होगा। ठीक है, तो मतलब शाहजहां जब सिंहासन पर बैठा तो उसने दक्षिण में संपूर्ण विजय, ठीक है, प्राप्त करने का निश्चय किया, कंप्लीट विक्ट्री ओवर साउथ। ठीक,
और साउथ के विक्ट्री का डिसीजन तो शाहजहां ने लिया था, लेकिन असलियत में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में जो विजय प्राप्त करी थी वो औरंगजेब ने करी थी। हालांकि वही बाद में फिर औरंगजेब के और मुगल सल्तनत के पतन का कारण भी बना, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन शाहजहां के ही टाइम से उसने ये डिसाइड कर लिया था कि भैया अब कोई आधिपत्य वगैरह कुछ नहीं करना है, कोई किसी को नहीं बनाना, सबको खत्म करो, सबको साइड करो, अब हम अकेले पूरा संभालेंगे। तो शाहजहां पूरी तरीके से जीतना चाहता था दक्षिण को, ठीक है। और इसीलिए 1636 में अगर हम बात करें तो इसने अपना एक कैंपेन भेजा अहमदनगर में, और अहमदनगर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब 1636 में क्या किया, अहमदनगर पर आक्रमण किया, ठीक है, और अहमदनगर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके शाहजहां ने टेरिटरीज को दो भाग में डिवाइड करके बांट लिया। मतलब अहमदनगर की जो टेरिटरी थी उसको दो भाग में डिवाइड कर लिया, आधा शाहजहां ने रख लिया और आधा किसको दे दिया, बीजापुर के सुल्तान को। देखिए उस टाइम पर अहमदनगर के पास ही में पड़ोस में बीजापुर था, ठीक है। तो अहमदनगर पर जब आक्रमण किया शाहजहां ने, देखिए अहमदनगर वाले क्या कर रहे थे, अहमदनगर वाले और खानदेश वाले ही क्या कर रहे थे, अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जब अहमदनगर पर आक्रमण किया शाहजहां ने, तो उस टाइम पर बीजापुर ने उनकी मदद करी थी, किसकी, शाहजहां की। तो इसी कारण से अहमदनगर को जीतने के बाद आधी टेरिटरी बीजापुर को दे दी और आधी शाहजहां ने अपने पास रखी, ठीक है। तो शाहजहां की दक्षिण की नीति आपको समझ में आई। शाहजहां अकबर या जहांगीर की तरह सुप्रीमेसी वाला या आधिपत्य स्वीकार करने वाला कंसीडर नहीं करना चाहता था, वो चाहता था भैया दक्षिण को पूरी तरह खत्म करो और वहां अपना प्रभुत्व बनाओ, ठीक है। इसीलिए 1636 में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उनकी पूरी टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करके उसको दो भाग में आपस में बांट लिया गया। एक दे दिया गया बीजापुर के सुल्तान को और दूसरा दे दिया गया शाहजहां। क्लियर हुआ ये चीजें, ठीक ठीक। तो अकबर की दक्षिण नीति समझ में आई, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो अकबर की दक्षिण नीति में ही इनका बीजापुर के साथ भी युद्ध होगा 1636 में। देखिए अभी इन्होंने क्या किया था, जब अहमदनगर पर आक्रमण किया तो उस टाइम पर बीजापुर से इनकी मित्रता थी, तभी इन्होंने बीजापुर का आधा हिस्सा दे दिया था। मित्रता ना होती तो बीजापुर को आधा हिस्सा क्यों देते ये। लेकिन अब क्या हुआ, बीजापुर में भी विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है। तो इस टाइम पर अगर हम बात करें तो बीजापुर में भी 1636 में अगर हम बात करें तो बीजापुर के उस टाइम पर एक शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। ये बीजापुर के शासक थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया मुर्तजा निजाम के साथ, ठीक है। मुर्तजा निजाम के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाया, मतलब कि बीजापुर के जो मोहम्मद आदिल शाह थे, इन्होंने मुर्तजा निजाम के साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया, ठीक है। जिसने क्या किया, मुगल सत्ता की अवहेलना थी, विच डिफाइड दी मुगल अथॉरिटी। देखिए इन्होंने क्या किया, देखिए बीजापुर जो था वो उन्होंने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया था। देखिए जब आप किसी का आधिपत्य स्वीकार करते हैं, ठीक है, तो आपकी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी होती है वो सब उनके हिसाब से चलती है, क्योंकि आपने उनकी अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया। अब मोहम्मद आदिल शाह ने मुर्तजा निजाम के साथ दोस्ती करी तो उसने क्या किया, एक तरीके से मुगल अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया कि भाई आपने हमसे पूछा क्यों नहीं, ठीक है। क्योंकि आप हमारे सानिध्य में रह रहे हैं, आप हमारे आधिपत्य आपने स्वीकार किया, तो फिर आप अपने आप से डिसीजन कैसे ले सकते हैं। जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण ये क्या हुआ, एज अ रिजल्ट आसफ खां अटेम्प्टेड टू सर्व द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन हिज कैपिटल। अब देखिए जब ये सब चीजें पता चली मोहम्मद आदिल शाह की ये, तो ये बीजापुर के सुल्तान को अपनी ही राजधानी में मारने के लिए आसफ खान को नीचे जाना पड़ा, ठीक है। मतलब बीजापुर को क्या करना पड़ा, कब्जा करने के लिए और वहां के सुल्तान को मारने के लिए आसफ खान को नीचे जाना पड़ा। लेकिन जो वहां पर बीजापुर के लोग थे, ठीक है, और वहां पर देखिए बीजापुर में ही मराठा वो भी थे, ठीक है, मराठा सैनिक भी वहां पर मौजूद थे, ठीक है। तो जो ये जब आसफ खान को नीचे भेजा गया, लेकिन बीजापुर की जनता जो थी
और मराठे सैनिकों ने इसका बहुत कड़ा प्रतिरोध किया। ठीक, इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। देखिए, हम मारने गए उनको, ठीक है, उनके बाद सुल्तान को। अब जाहिर सी बात है, आप किसी के भी सुल्तान को मारेंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ा उनको? तो फिर वहां पर मुगल आर्मी को वहां पर अपने आप को वो करना पड़ा, मतलब अपने आप को वापस लेना पड़ा। ठीक, अब देखिए, चूंकि बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह ने मुर्तजा निजाम के साथ दोस्ती निभाई, जो मुगल अथॉरिटीज को पसंद नहीं आई। उन्होंने आसफ खान को नीचे भेजा सुल्तान ऑफ बीजापुर को मारने के लिए, लेकिन वहां के लोगों ने इसका बहुत ज्यादा प्रतिरोध किया, जिसके कारण मुगलिया सल्तनत सेना को वापस जाना पड़ा। अब 1635 में, अब चूंकि मराठाओं के भी सैनिकों ने बीजापुर में अपना विद्रोह किया। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, बीजापुर के लोगों के साथ और कौन थे? मराठा सैनिक। तो मराठा सैनिकों को लीड कौन कर रहा था? शाहजी भोसले। ये शाहजी भोसले कौन है? ये शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी। ठीक, तो याद रखिएगा, ये शाहजी भोसले शिवाजी के कौन है? पिताजी। शिवाजी जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी, उनके पिताजी हैं शाहजी भोसले। ठीक, तो 1635 में शाहजहां ने, क्योंकि देखिए दक्षिण में उस टाइम पर शाहजी भोसले मराठाओं के नेतृत्व कर रहे थे। अब अहमदनगर चूंकि मुगलों ने जीत लिया था, अहमदनगर को खत्म कर दिया था, तो अहमदनगर किंगडम को ये वापस पाना चाहते थे शाहजी भोसले। मतलब ये क्या कर रहे थे? मुगलों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। ठीक, तो शाहजहां ने क्या किया? 1635 में शाहजी भोसले के खिलाफ एक्शन लिया। जो क्या करना चाह रहे थे? अहमदनगर के साम्राज्य को वापस पाना चाह रहे थे। कौन? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले कौन है? शिवाजी के पिताजी। ठीक, तो शाहजी भोसले जो थे वो वापस पाना चाह रहे थे 1635 में। ठीक है, और इन्होंने लिखित आदेश दिया था शाहजहां ने बीजापुर को और गोलकोंडा को, ठीक है, कि ये इनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें और शाहजी भोसले को कोई मदद ना दे। मतलब शाहजहां ने क्या किया? एक लेटर लिखा। किसको? बीजापुर और गोलकोंडा को। और इनको ये कहा गया कि आप हमारा आधिपत्य स्वीकार करें और शाहजी भोसले को किसी भी प्रकार की कोई मदद ना करें। ठीक ठीक, और इनको यह भी लेटर में लिखा गया कि अगर आपने हमारे ऑर्डर को नहीं माना, मतलब अगर आपने हमारे ऑर्डर को नहीं माना, तो हम अपनी सेना के साथ आक्रमण करेंगे और आपकी टेरिटरी पर कब्जा कर लेंगे। मतलब सीधी सीधी धमकी दी गई शाहजहां की तरफ से बीजापुर और गोलकोंडा को कि भैया शाहजी भोसले का साथ देना बंद करो, ठीक है, और हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। ठीक, और अगर आपने हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, ठीक, तो हम आपके ऊपर आक्रमण करके और आपकी पूरी सल्तनत को क्या कर देंगे? हम समाप्त कर देंगे। ठीक, अब इस बात को गोलकोंडा ने तो मान लिया, मतलब जो शाहजहां ने जो लेटर भेजा वो गोलकोंडा के राजा ने तो मान लिया, लेकिन बीजापुर के राजा नहीं माने। ठीक, तो जो गोलकोंडा के राजा थे उन्होंने तो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ साहब हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपका जो है आधिपत्य भी स्वीकार करते हैं और हम इसको मदद नहीं करेंगे शाहजी भोसले को। लेकिन बीजापुर ने यह बात नहीं मानी। ठीक, जिसके कारण फिर बीजापुर पर क्या किया गया? अटैक किया गया। ये याद रखिएगा। तो ये पूरी पृष्ठभूमि थी बीजापुर पर अटैक करने की। ठीक, देखिए बीजापुर के जो राजा थे उन्होंने एक के साथ दोस्ती करी जो मुगल अथॉरिटीज को पसंद नहीं आई, लेकिन मोहम्मद आदिल शाह को मारने के लिए आसफ खान को भेजा गया, लेकिन लोगों ने और मराठा सरदारों ने, सोल्जर्स ने वहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, जिसके कारण मुगलिया सेना को वापस आना पड़ा। यह बात जब शाहजहां को पता चली कि शाहजी भोसले नाम का जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? मराठा सोल्जर्स के साथ मिल करके अहमदनगर की टेरिटरी को कब्जा करना चाह रहा है,
तो जिसके कारण शाहजी भोसले को दबाने के लिए इन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा दोनों को लिखित आदेश दिया कि साहब ये शाहजी भोसले की मदद आप मत करो और हमारा आधिपत्य को स्वीकार करो, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। गोलकोंडा ने तो ये बात मान ली, लेकिन बीजापुर ने नहीं मानी, जिसके कारण बीजापुर पर क्या किया गया, फिर अटैक किया गया। क्लियर हुआ? ठीक, अगला देखते हैं। अब बीजापुर वॉज डिसाइडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ खान दुरंत। देखिए, आप बीजापुर की अगर हम बात करें तो खान दौरान के नेतृत्व में इन्होंने अपना जो कैंपेन भेजा शाहजहां ने, क्योंकि बीजापुर ने अब बात नहीं मानी, ठीक है, तो बीजापुर को घेर लिया गया किसके नेतृत्व में, खान दौरान के, ठीक है। तो खान दौरान को भेजा गया किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा, ठीक है। ऑल्दो द कैपिटल ऑफ बीजापुर वॉज सेव्ड ड्यू टू द ट्रिक्स ऑफ मराठास, बट द मुगल आर्मी डिड फियरसली लूटिंग इन अदर एरियाज। देखिए, बीजापुर की जो राजधानी थी, ठीक है, उसको तो मराठाओं की चालों ने बचा लिया, लेकिन बाकी जितनी जगह थी, ठीक है, बीजापुर की जो बाकी जगह थी उस पर मुगलिया सेना ने बहुत भयंकर तरीके से लूटमार करी। ठीक, अब देखिए, जाहिर सी बात है आपकी टेरिटरी पर लूटमार हुई तो जाहिर सी बात है आपकी टेरिटरी कमजोर होगी, और आपकी जब टेरिटरी कमजोर होगी तो आपका राज्य कमजोर होगा, और राज्य जब कमजोर हुआ तो अल्टीमेटली बीजापुर को जबरदस्ती ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि बीजापुर जो है, ठीक है, बीजापुर जो है, क्योंकि भाई देखिए इतनी बड़ी सेना से बीजापुर लड़ तो नहीं सकता था। बीजापुर की राजधानी तो चलो किसी तरह मुगल के मराठाओं की चालों ने बचा ली थी, लेकिन बाकी जगह तो लूट लिया था सब कुछ, तो इसके कारण अल्टीमेटली बीजापुर को क्या करना पड़ा, संधि पर विवश होना पड़ा, ट्रीटी पर साइन करना पड़ा। और इसके अलावा बीजापुर ने गोलकुंडा की अखंडता को भी स्वीकार कर लिया, ठीक है, मतलब बीजापुर ऑल्सो एक्सेप्टेड द इंटीग्रिटी ऑफ गोलकुंडा विच एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ द मुगल्स, ठीक है, मतलब कि इन्होंने क्या कर दिया, बीजापुर ने गोलकोंडा की अखंडता को भी स्वीकार कर लिया, ठीक है, जो मुगलों के आधिपत्य की स्वीकार करता था। देखिए, गोलकोंडा ने पहले ही मुगलों को आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, उन्होंने बोल दिया साहब हमें मुगलों से नहीं लड़ना, लेकिन बीजापुर नहीं मान रहा था, तो बीजापुर के आप आर्मी भेजी तो बीजापुर को अब मजबूरी में मानना पड़ा, तो उनको गोलकोंडा को भी मानना पड़ा। और इसके बाद जो साउथ का अगला गवर्नर बनाया गया वो बनाया गया औरंगजेब को, औरंगजेब को, यहां से औरंगजेब पिक्चर में आते हैं, ठीक है। तो अगला जो इनको साउथ का गवर्नर बनाया गया वो किसको बनाया गया, औरंगजेब को, ठीक है। अब औरंगजेब ने क्या कर दिया, धीरे धीरे जो मराठाओं की टेरिटरी थी, मराठा लोग जितनी जगह पर थोड़ा थोड़ा रूल कर रहे थे, अब वहां पर धीरे धीरे औरंगजेब ने कब्जा करना शुरू कर लिया। औरंगजेब अब गवर्नर बन गया साउथ का, तो औरंगजेब को पूरी जिम्मेदारी दे दी शाहजहां ने दक्षिण की। तो अब क्या करने लगा, औरंगजेब धीरे धीरे क्या करने लगा, बागलाना नियर नासिक, ठीक है, अपने राज्य में मिलाने लगा, और इसने किसकी पावर को कम किया, शाहजी भोसले की पावर को। ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप मराठाओं के उस पे अगर आप वो करेंगे, उनके क्षेत्र पर कब्जा करेंगे, तो इन्होंने, औरंगजेब ने सबसे पहला साउथ में जो क्षेत्र पे कब्जा किया था वो था बागलाना। बागलाना कहाँ था, नासिक के पास, ठीक है, नियर नासिक। और इन्होंने क्या कर दिया, शाहजी की शक्ति को धीरे धीरे कम करने लगे। शाहजी भोसले कौन, शिवाजी के पिताजी। क्लियर हुआ? अगला बात करें अगर हम, इन 1636 द रूलर ऑफ गोलकोंडा promised to pay annual tribute to शाहजहां, but he did not fulfill this promise। देखिए 1636 ईस्वी में, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने आधिपत्य किसी का स्वीकार कर लिया तो भले ही आप वहां पे राज्य कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ पैसे का हिस्सा किधर भेजना पड़ेगा, सेंटर में भेजना पड़ेगा, ठीक है। आप चूंकि मुगलिया सल्तनत का आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे गोलकोंडा वाले, तो इनको साल में कुछ पैसा इन्होंने प्रॉमिस किया था जो वो शाहजहां को भेजेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस चीज को वचन पूरा नहीं किया, पैसा नहीं भेजा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम दिस, विद द हेल्प ऑफ मीर जुमाला ही इंक्रीज द लिमिट्स ऑफ हिज किंगडम। देखिए
इसके बाद एक तो सबसे पहली बात तो गोलकोंडा वालों ने पैसा तो दिया ही नहीं, उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को विस्तार करना शुरू कर दिया मीर जुमला की सहायता से। मीर जुमला वहां पर एक थे, ठीक है, जिनकी सहायता से इन्होंने क्या कर दिया, अपनी लिमिट को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, और उनकी इस सर्विस को, मीर जुमला की इस सर्विस को ध्यान में रखते हुए मीर जुमला को कर्नाटका की जागीर भी दे दी। देखिए आप, कर्नाटका की क्या दे दी, जागीर दे दी। ठीक है, मतलब कि गोलकोंडा वाले अब धीरे धीरे क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। एक तरीके से विद्रोह था भाई, आप अपनी लिमिट बढ़ाने लगे। ठीक है, और आपने जब किसी का आधिपत्य स्वीकार किया है, ठीक है, तो जिसके कारण अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ठीक, तो ये जो गोलकोंडा था, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, धीरे धीरे क्या होने लगे, अपने आप को एक तो पैसा नहीं देना शुरू कर दिया, ऊपर से ये अपनी टेरिटरी को भी एक्सपांड करने लगे। ठीक, तो इस कारण से फिर कान कब खड़े हुए इनके। ठीक है, अब इसके बाद जब ये जागीर इनको मिली, ठीक है, जागीर इनको मिली, तब ये गोलकोंडा के, ठीक है, so powerful that the ruler of Golconda tried to blind him, but he escaped and attacked Golconda. But Shah Jahan ordered Aurangzeb to crush Mir Jumla. As a result, the Mughals made a treaty with the ruler of Golconda, and Mir Jumla was also returned to his property. देखिए, जब इसको वहां की जागीर दी गई, ठीक है, किसको, मीर जुमला को, ठीक है, तो मीर जुमला क्या हो गया, बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया। ठीक है, अब ये चीज को देखते हुए, ठीक है, ये चीज को देखते हुए, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आपने पहले तो उसको जागीर दे दी कर्नाटका की, अब वो धीरे धीरे पावरफुल होने लगा। अब जब वो पावरफुल होने लगेगा तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। तो गोलकोंडा के राजा को ये समझ में आ गया कि भैया ये बंदा जो है वो हमारे लिए खतरनाक बन सकता है, मीर जुमला। ठीक है, तो गोलकोंडा ने ट्राई किया कि उसको अंधा कर दे, ठीक है, अंधा कर दिया जाए, लेकिन वो वहां से बच निकला और उसने क्या कर दिया, गोलकोंडा पर अटैक कर दिया। ठीक है, अब इस टाइम पर शाहजहां ने क्या किया, औरंगजेब को ये ऑर्डर दिया कि भाई मीर जुमला को खत्म करो। मीर जुमला क्या कर रहा है, एक शक्तिशाली, एक नई फोर्स जो है वो डेवलप हो रही है कर्नाटका में। ठीक है, तो इसके कारण फिर गोलकोंडा वालों को समझ में आ गया कि साहब अब तो गलती हो गई हमसे। तो फिर इन्होंने क्या कर दिया, मुगलों के साथ एक ट्रीटी करी और मीर जुमला को इसको उन्होंने खत्म किया और मीर जुमला को वापस से अपने क्षेत्र में भेज दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मीर जुमला जो कि गोलकोंडा के पहले सहायता कर रहा था, वही बाद में मीर जुमला गोलकोंडा के लिए खतरा बन गया। इसके बाद बात करें आफ्टर सम टाइम्स, देखिए 1556 नहीं होगा, ये 1656 होगा, ये याद रखिएगा, ये ठीक कर लीजिएगा, ये 1556 नहीं है, 1656 है। औरंगजेब ने क्या किया, बीजापुर पर अटैक किया। ठीक है, और उस टाइम पर, ठीक है, अगर हम बात करें तो 1656 में औरंगजेब ने किस पर आक्रमण किया, बीजापुर पर। ठीक है, और वहां का जो बिदर और कल्याणी वाला रीजन था उसको अपने अधीन पर ले लिया। मतलब बीजापुर रीजन पर अटैक किया इसने, तो जो बिदर और कल्याणी वाला रीजन था उसको अपने साथ मिला लिया। अब यहां पर जो राजा थे बीजापुर के, ठीक है, वो क्या करना चाह रहे थे, संधि करना चाह रहे थे। बीजापुर के संधि की प्रार्थना करी। ठीक है, ठीक है, और इस संधि के अनुसार उनको बिदर वाला रीजन, कल्याणी वाला रीजन और परिंदा वाला रीजन, इसके अलावा 1 करोड़ रुपए मुगलों को देने पड़े। 1 करोड़ रुपए क्या देना पड़ा, मुगलों को देना पड़ा। तो देखिए 1656 में औरंगजेब ने बीजापुर पर अटैक किया और बिदर और कल्याणी वाला जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। अब बीजापुर के राजा को यह देख करके समझ में आ गया कि साहब अब हमें संधि करनी पड़ेगी, और संधि करने के लिए शर्त रखी गई कि बिदर, कल्याणी और परिंदा, ये 3 क्षेत्र आप हमको देंगे, इसके अलावा आप 1 करोड़ रुपए देंगे मुगलों को। ठीक है, तो इस तरीके से बीजापुर का पूरा कैंपेन जो हुआ वो खत्म हुआ। ठीक, तो आपको समझ में आया बीजापुर का कैंपेन। ठीक है, बीजापुर के कैंपेन जो था उसकी शुरुआत तब से हुई थी जब शाहजहां के लिखित ऑर्डर को बीजापुर ने मना किया था कि भैया शाहजी भोसले की मदद मत करो, हमारा आधिपत्य स्वीकार करो, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था, इसको
मना कर दिया था। ठीक, क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली जो हमें इनकी पॉलिसी पढ़नी है औरंगजेब की, सॉरी शाहजहां की, वो है सेंट्रल एशिया की पॉलिसी। सेंट्रल एशिया पॉलिसी अगर हम बात करें तो शाहजहां की सेंट्रल एशियन पॉलिसी अब हमको पढ़नी है। ठीक, तो शाहजहां की जो मध्य एशिया की नीति थी, ठीक है, उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, अब अगर हम मध्य एशिया की बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें मध्य एशिया की, तो मुगलों का एक तरीके से कहा जाए तो शाह जो नेटिव प्लेस था वो सेंट्रल एशिया था। जैसे अगर हम बात करें तो बाबर जो थे वो काबुल पे थे, काबुल और कांधार वाला रीजन किसके पास था? बाबर के पास था। ठीक है, तो शाहजहां की एक सेंट्रल एशिया को लेकर के भी पॉलिसी थी, क्योंकि मुगलों का एक तरीके से कहा जाए तो ये मुगलों का नेटिव प्लेस था सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कांधार को घेरने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन्होंने 3 कैंपेन चलाए कांधार को लेकर के। कांधार जो रीजन था, जो काबुल और कांधार वाला रीजन था, वहां पर घेरा डाला एक तरीके से। 3 कैंपेन इन्होंने चलाए। पहला कैंपेन 1649 में, दूसरा 1652 में और तीसरा 1653 में। 3 कैंपेन चलाए थे, 1649, 1652 और 1653 में। किसने चलाए थे? शाहजहां ने। ठीक है, सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। ठीक, तो इनका सबसे पहला जो कांधार का जो था पहला घेरा, फर्स्ट सीज ऑफ कांधार था, ये 1649 में था। ठीक है, इस टाइम पर क्या किया गया, शाहजहां वांटेड टू कांधार एट एनी कॉस्ट। देखिए, शाहजहां को किसी भी हालत में कांधार चाहिए था। ठीक है, अब 1649 में जब शाहजहां को ने ये तय कर लिया कि हमको किसी भी हालत में कांधार चाहिए, तो उस टाइम पर इन्होंने उसका टास्क किसको दिया? औरंगजेब को। किसको दिया? औरंगजेब को। ठीक है, कि आप जाओ और कांधार को पूरी तरीके से घेर लो। तो उस टाइम पर औरंगजेब को यह भेजा गया। ठीक है, और कांधार को पूरी तरीके से घेर लिया गया औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, अब ये जो घेरा था कांधार का, वो तकरीबन 3 महीना 20 दिन चला। ठीक, तो आपको याद रखना है जो कांधार का घेरा था, ठीक है, ये तकरीबन 3 महीना 20 दिन तक चलता रहा, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, मतलब घेरा डाल के बस बैठे थे, लेकिन कांधार को जीत नहीं पाए थे। कांधार को जीत नहीं पाए थे 3 महीने तक। ठीक है, जब घेरा डला रहा लेकिन वो जीत नहीं पाए, अंततः शाहजहां को बोलना पड़ा औरंगजेब को कि तुम वापस आ जाओ। ठीक, तो औरंगजेब को फाइनली ऑर्डर दिया गया कि तुम वापस आ जाओ। ठीक, तो पहला अटेम्प्ट जो था शाहजहां का कांधार पर कब्जा करने का, वो 3 महीना 20 दिन उनको घेर के रखा गया, लेकिन कब्जा नहीं कर पाए। फाइनली शाहजहां को ऑर्डर करना पड़ा औरंगजेब को कि आप वापस आ जाओ कांधार। ठीक, उसके बाद 1652 में फिर दूसरा घेरा बांधा गया। ठीक है, और फिर से किसको भेजा गया? औरंगजेब को। ठीक है, फिर से अपॉइंटेड किसको किया गया? कमांडर को, औरंगजेब को ऑफ द मुगल फोर्सेस। और दूसरी बार भी, ठीक है, कांधार पर कब्जा करने के लिए गए, लेकिन मुगल फोर्सेस को सक्सेस नहीं मिली। मतलब कि दूसरी बार भी घेरा डालने के इरादे से औरंगजेब को मुगलिया सल्तनत का कमांडर या सेनापति बना के भेजा गया, लेकिन मुगली सेना जो थी वहां पर भी सफल नहीं हुई। ठीक है, तो मतलब पहले कैंपेन में भी सफल नहीं हुई और दूसरे कैंपेन में भी सफल नहीं हुई। इसके बाद तीसरा कैंपेन भेजा गया कांधार का 1653 में। ठीक है, अब इस बार जो लीडर बनाया गया वो औरंगजेब को नहीं बनाया गया, वो शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को बनाया। ठीक है, अब इसका जो तीसरा कैंपेन भेजा गया कांधार में, वो किसको भेजा गया? दारा शिकोह को। दारा शिकोह कौन थे? शाहजहां के सबसे लाडले और सबसे बड़े बेटे। ठीक है, दारा शिकोह। ठीक है, जो सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह। ठीक है, उनको भेजा गया। अब इसकी बहुत सारी तैयारी की गई, लेकिन इनका ये वाला अटेम्प्ट भी फेल हो गया। मतलब आप सोचिए कि कांधार में 3 अटेम्प्ट किए शाहजहां ने उसको कब्जा करने के लिए, लेकिन तीनों अटेम्प्ट फेल हुए। ठीक है, तो पहला कैंपेन 1649 में था,
दूसरा कैंपेन 1652 में था। ये दोनों कैंपेन को लीड किसने किया? औरंगजेब ने। ठीक है, लेकिन जो तीसरा कैंपेन था, ठीक है, जो 1653 में किया गया, किसके द्वारा? दारा शिकोह के द्वारा, वो भी क्या हो गया? फेल कर गया। क्लियर? ठीक, तो कांधार का जो घेरा था वो पूरी तरीके से क्या हुआ? फेल हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बल्क और बादशाह, ठीक है, although the ruler of Balkh and Badakhshan had not displeased Shah Jahan in any way, Shah Jahan wanted to integrate into his empire. देखिए, भले ही बाल्ख और बदखाशा, इनके शासकों ने शाहजहां को किसी भी प्रकार से अप्रसन्न नहीं किया था। मतलब कि वो किसी भी प्रकार से शाहजहां को नाराज इन्होंने नहीं किया था, लेकिन शाहजहां को खुद ही इनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाना था। मतलब जैसे कि इच्छा जाग गई अब बादशाह की कि नहीं साहब, हमें तो ये क्षेत्र चाहिए। ठीक, तो शाहजहां क्या चाह रहा था? इंटीग्रेट करना चाह रहा था इस एम्पायर को अपने अंडर में। सो ही थॉट ऑफ इंटरवीनिंग देयर, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिविल स्ट्राइफ देयर। देखिए, वहां पर क्या चल रहा था? गल्फ, मतलब एक तरीके से कहा जाए घरेलू वो चल रहा था, सिविल वॉर चल रही थी। तो सिविल स्ट्राइफ का जो फायदा है वो शाहजहां ने उठाने का प्रयास किया और वहां के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। 1646 में अगर हम बात करें, ठीक, तो शाहजहां के एक और, ठीक है, एक और बेटे थे शाहजहां के जिनका नाम था मुराद। देखिए, अभी अपन वॉर ऑफ सक्सेशन पढ़ेंगे ना शाहजहां का, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि 4 बेटे रहे हैं शाहजहां के जो आपस में लड़ेंगे और अंततः औरंगजेब की जीत होगी और औरंगजेब कहां बैठेगा? गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो उस टाइम पर 1646 में मुराद और अली मर्दन खान को बाल्क नगर भेजा गया। ठीक है, जहां पर मुगल सर्विस रीच हुआ विदाउट एनी ऑपोजिशन। देखिए, वहां पर तुरंत कब्जा हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी विरोध नहीं पहुंचा पाया। ठीक है, द रूलर देयर फ्लेड टू पर्शिया बट शाहजहां कुड नॉट एस्टैब्लिश हिज सुप्रीमेसी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, वहां के रूलर जो थे वो पर्शिया भाग गए थे, लेकिन उसके बाद भी शाहजहां बहुत अधिक समय तक अपना आधिपत्य नहीं जमा सका। थोड़े टाइम बाद वो वापस आए और उन्होंने पूरी तरीके से मुगलिया सल्तनत को वहां से हटा दिया। ठीक है, तो शाहजहां बहुत लंबे समय तक बल्क और बदाख्शान यहां पर कब्जा नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये थी शाहजहां की मध्य एशियाई पॉलिसी, सेंट्रल एशियन पॉलिसी। समझ में आया आपको? ठीक, तो शाहजहां की ये सारी पॉलिसीज आप याद रखिएगा। ठीक है, उनके तीनों विद्रोह जो कैंपेन हुआ था, इसके अलावा हमने उनकी पूरी दक्षिण की नीति पढ़ी, बीजापुर का युद्ध पढ़ा और इनकी सेंट्रल एशियन पॉलिसी पढ़ी। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉर ऑफ सक्सेशन। अब शाहजहां 1657 तक आते आते बीमार पड़ गए, कमजोर हो गए। अब इनके यहां अगला मुगल सुल्तान कौन होगा, बादशाह कौन होगा, इसको लेकर के अब भाइयों के बीच में युद्ध होगा। तो अब हमें यह देखना है कि किस भाई के बीच में कौन कौन सा युद्ध हुआ और कैसे औरंगजेब मुगलिया सल्तनत के बादशाह बने। ठीक ठीक, तो अब हमें जो पढ़ना है अगला टॉपिक, वो पढ़ना है वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, जो मुगलिया बादशाह कौन बनेगा अब उसकी लड़ाई थी, वॉर ऑफ सक्सेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शाहजहां के 4 बेटे थे। शाहजहां के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। सबसे पहले बड़े बेटे थे दारा शिकोह। ठीक है, ये इनके सबसे प्रिय बेटे भी थे और शाहजहां दिल से चाहते थे कि अगला मुगल बादशाह दारा शिकोह बने, औरंगजेब नहीं। औरंगजेब को शाहजहां नहीं चाहते थे कि वो अगला बादशाह बने। ठीक, तो अब एक बेटे का नाम था दारा शिकोह, दूसरे बेटे का नाम था शाह शुजा। ठीक है, तीसरे बेटे का नाम था औरंगजेब और जो चौथे बेटे थे उनका नाम था मुराद बख्श। ये इनके 4 बेटे थे और इन्हीं चारों के बीच में आपस में लड़ाई होगी कि कौन अगला बादशाह बनेगा। अंततः कौन जीतेंगे सब जानते हैं, औरंगजेब जीतेंगे अंततः। ठीक है, लेकिन ये युद्ध बहुत लंबा चला था।
ठीक है, सक्सेशन वॉर काफी 1-1.5 साल के आसपास चला था। इसीलिए औरंगजेब, ठीक है, एक लौते ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। अभी हम देखेंगे आगे। औरंगजेब एक लौते ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनका राज्याभिषेक या हम कहें कोरोनेशन 2 बार हुआ है। जैसे शिवाजी का 2 बार हुआ था, ठीक है, उनका भी कोरोनेशन 2 बार हुआ था, ऐसे ही औरंगजेब का भी कोरोनेशन क्या हुआ, 2 बार हुआ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे कैसे। ठीक, तो सबसे पहले तो उत्तराधिकार का संघर्ष में 4 बेटे थे इनके, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। अब एक चीज याद रखिएगा, इनमें अगर हम बात करें तो ये लोग अलग अलग क्षेत्र में रूल कर रहे थे उस टाइम पर। जिस टाइम पर मुगल बादशाह कौन था, शाहजहां, उस टाइम पर ये लोग अलग अलग क्षेत्र में थे। ठीक है, अगर हम दारा शिकोह की बात करें, ठीक है, तो ये जो पंजाब वाला क्षेत्र था, ठीक है, वहां पर दारा शिकोह था। शाह शुजा की बात करें तो ये बंगाल में था। ये कहां था, बंगाल वाले क्षेत्र में। औरंगजेब की बात करें तो ये दक्षिण में था, साउथ में। ठीक है, और अगर हम मुराद बख्श की बात करें तो ये गुजरात वाले रीजन में था। ठीक है, तो उनके चारों बेटे चारों अलग अलग दिशा में थे। एक पंजाब में था, एक बंगाल में था, एक दक्षिण में था और एक गुजरात में था। ठीक, समझ में आया आपको। ठीक, तो इस तरीके से सक्सेशन वॉर शुरू हुआ, क्योंकि जहांगीर 1657 1657 में जहांगीर की तबीयत, शाहजहां 1657 में शाहजहां की तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी। अब सबको ये लगने लगा कि साहब अब अगला मुगल बादशाह कौन होगा। देखिए, शाहजहां तो अपने दिल से चाहते थे दारा शिकोह बने, लेकिन औरंगजेब को यह मंजूर नहीं था। औरंगजेब खुद मुगल बादशाह बनना चाहता था। ठीक है, तो वो इतनी आसानी से तो दारा शिकोह को बनने देगा नहीं। हालांकि अगर देखा जाए तो जहां, अगर हम बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां की एक बेटी भी थी जिनका नाम था जहां आरा। इनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम था जहां आरा। ठीक है, तो जहां आरा जो थी वो इनकी बेटी थी। ठीक है, किसकी, शाहजहां की, और वो भी दारा शिकोह को सपोर्ट कर रही थी, औरंगजेब को नहीं। क्योंकि दारा शिकोह जो थे, देखिए आप एक बात समझिए, अगर दारा शिकोह मुगलिया सल्तनत के बादशाह बनते तो तस्वीर कुछ और ही होती मुगल साम्राज्य की। आप समझेंगे बात को, क्योंकि दारा शिकोह जो थे वो थोड़े से लिबरल व्यक्ति थे और औरंगजेब जो थे वो थोड़े से रिजिड व्यक्ति थे। आप जानते हैं औरंगजेब जो थे वो कट्टर थे और ये क्या थे, थोड़े से उदार थे। तो शाहजहां तो यही चाहते थे कि दारा शिकोह बने, लेकिन बना कौन, औरंगजेब। अब ये कैसे बना ये हम आगे देखते हैं। तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट कब से हुआ, 1657 में। ठीक है, जब शाहजहां क्या पड़े, बीमार पड़े। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो चारों बेटों में दारा शिकोह जो थे वो अपने पिता के सबसे चहेते बेटे और सबसे ज्यादा विश्वास पात्र थे। ठीक है, तो अपने पिता के विश्वास पात्र थे। ठीक है, और शाहजहां के कमजोर पड़ने के बाद उन्होंने दारा शिकोह को ही सारा राजकीय अधिकार दे दिया था। मतलब जितने भी रॉयल राइट्स थे, ठीक है, क्योंकि शाहजहां खुद बीमार पड़ गए थे तो वो क्या थे, एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं सकते थे, तो उन्होंने पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में दे दिया था, दारा शिकोह के। अब क्या ये बात बाकी 3 भाइयों को पसंद आएगी, क्या नहीं है। ना तो ये शाह सुजा को पसंद आएगा, ना औरंगजेब, औरंगजेब तो मुगल बादशाह बनना ही चाहता था, और ना मुराद बख्श को पसंद आएगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें, व्हेन अदर प्रिंसेस केम टू नो अबाउट द वरिंग इलनेस ऑफ शाहजहां, शाह शुजा फर्स्ट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट इन बंगाल। देखिए, जैसे ही चारों पुत्रों को पता चला, जितने भी जो प्रिंस थे, कि भैया शाहजहां जो है वो कमजोर पड़ गए हैं, अब कभी भी निकल लेंगे ये, तो उस टाइम पर सब ने अपनी अपनी गोटियां सेट करना शुरू कर दिया। देखिए, सब करना शुरू कर देते। ठीक, तो सबसे पहले इस सूरत हाल में सबसे पहले जिन्होंने अपना स्वयं का अधिकार बनाना शुरू किया वो किया शाह शुजा ने, बंगाल में। ठीक है, शाह शुजा ने क्या किया, बंगाल में किया। ठीक, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद
मुराद जो गुजरात में थे उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, औरंगजेब के साथ हाथ मिला लिया। मतलब कि देखिए क्या हुआ, जब दारा शिकोह को सारी जिम्मेदारी दे दी शाहजहां ने, तो इस बात को लेकर के जितने भी प्रिंस थे उनको ये बात नागवार गुजरी। अब इस बात का फायदा औरंगजेब ने उठाया, ठीक है। देखिए बाकी दो भाई जो थे ये उतने तेज दिमाग के नहीं थे जितना औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने क्या किया, इन लोगों के गुस्से का फायदा उठाया कि साहब ये नाराज हो गए, तो इन्होंने मुराद को क्या किया, मुराद को गाजर दिखाई। देखिए मैं बताऊंगा आपको, औरंगजेब ने मुराद को क्या किया, इस्तेमाल किया कि विद्रोह करवाओ। पहले दारा शिकोह को कमजोर करो। देखिए शाह सुजा ने बंगाल में विद्रोह कर दिया था, मुराद को उकसा करके औरंगजेब ने गुजरात में विद्रोह करवा दिया, और औरंगजेब और मुराद ने हाथ मिला लिया, और औरंगजेब ने कहा चलो यार एक काम करते हैं, पहले दारा शिकोह को खत्म करो, उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि मुगल बादशाह कौन बनेगा। ठीक, तो औरंगजेब ने किसको अपने अंटे में ले लिया, मुराद को। ठीक, अब मुराद इनके बातों में आ गए, पता चलेगा मुराद को बाद में औरंगजेब क्या करेंगे इनके साथ भी। ठीक, तो एक तरफ शाह सुजा बंगाल में, ठीक है, और दूसरी तरफ मुराद ने गुजरात में जो विद्रोह कर दिया, किसके उकसावे में आके, औरंगजेब के उकसावे में आके, और ये कहां चले गए, दिल्ली चले गए। ठीक, अब उसके बाद जब ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है, अब देखो शाहजहां की जो सेना थी वो उस टाइम पर रॉयल राइट्स किसके हाथ में थे, दारा शिकोह के हाथ में। ठीक, तो अब दारा शिकोह चुपचाप तो बैठ के देखेगा नहीं ये सब, तो इनके ने सबसे पहले शाह सुजा को दबाने की कोशिश करी। मतलब कि इनकी आर्मी ने सबसे पहले कहां आक्रमण किया, शाह सुजा की आर्मी पर, ठीक है, और इनके बीच में 1658 में युद्ध हुआ बहादुरपुर। बहादुरपुर बनारस के पास एक जगह है, इसको बैटल ऑफ बहादुरपुर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये हुआ था दारा शिकोह और शाह सुजा की आर्मी के बीच। मैं दारा शिकोह का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जितने भी शाहजहां के रॉयल राइट्स थे वो किसको दे दिए गए थे, दारा शिकोह को दे दिए गए थे। तो इसीलिए दारा शिकोह की आर्मी और रॉयल आर्मी और शाह सुजा की आर्मी एक दूसरे के सामने कहां टकराई, बहादुरपुर में, जिसमें शाह सुजा क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, तो देखिए बहुत बड़ा फटका लगा यहाँ पे दारा शिकोह की आर्मी को, रॉयल आर्मी को। ठीक है, तो शाहजहां पहले युद्ध में विक्टोरियस हुआ, कहां पर, बहादुरपुर में। तो बैटल ऑफ बहादुरपुर किसके किसके बीच में हुआ, शाह सुजा और रॉयल आर्मी के बीच में। ठीक, इसके बाद बात करें अगला फिर क्या हुआ, 1658 में यहां पर धारमत का युद्ध हुआ। ठीक है, अब ये किसके किसके बीच में हुआ, एक तरफ थे औरंगजेब और मुराद की आर्मी, और दूसरी तरफ जो थी वो रही रॉयल आर्मी, जिसको लीड कर रहे थे जसवंत सिंह और कासिम खान। ठीक है, मतलब कि अब जो दूसरा युद्ध हुआ वो 1658 में हुआ, जिसको बोला गया बैटल ऑफ धारामत, धारामत का युद्ध। ठीक है, एक तरफ औरंगजेब और मुराद की सेना थी, और दूसरी तरफ जो थी वो शाहजहां की सेना थी, जिसको लेड कौन कर रहा था, जिसको एक तरीके से जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, दो रूलर्स, एक तो जसवंत सिंह और कासिम खान। ठीक है, तो ठीक है, तो पहला युद्ध कहां हुआ था, बहादुरपुर में। ठीक है, बहादुरपुर में किसके किसके बीच हुआ, शाह सुजा और रॉयल आर्मी के बीच। और दूसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ धर्मत में, औरंगजेब और मुराद की आर्मी एक तरफ थी और दूसरी तरफ किसकी आर्मी थी, रॉयल आर्मी। अब इसमें भी क्या हुआ, रॉयल आर्मी को हार मिली। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया, रॉयल आर्मी बुरी तरीके से क्या हो गई, हार गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, एक और युद्ध हुआ, बैटल ऑफ सामूगढ़। सामूगढ़ का युद्ध हुआ कब, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ठीक है, तो ये बैटल्स आप याद रखिएगा, वॉर ऑफ सक्सेशन में आपको ये बैटल्स याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ, 1658 में। और एक चीज याद रखिएगा, सब 1658 में हुआ है। ठीक है, तो 1658 में ही धर्मत का युद्ध हुआ, 1658 में ही सामूगढ़ का युद्ध हुआ, और 1658 में ही बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। बस अलग अलग लोगों का हुआ था। ठीक है, अब ये युद्ध हुआ दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, और यहां से फिर दारा शिकोह हार गए और दारा शिकोह को यहां से भागना पड़ा। और फिर क्या हुआ, अब चूंकि दारा शिकोह वहां से भाग गए तो औरंगजेब ने क्या कर लिया, अपना राज्याभिषेक करवा लिया। ठीक है, तो औरंगजेब का सबसे पहला कब हुआ,
दारा शिकोह को सामूगढ़ के युद्ध के हराने के बाद 1658 में, ठीक है। और उन्होंने क्या कर लिया, औरंगजेब ने अपना अपना जो है, ठीक है, अपना जो था वो राज्याभिषेक स्वयं करवा लिया, ठीक है। अब चूंकि मुराद इन्होंने इनका साथ दिया था, अब मुराद को भी साइड लाइन करना था औरंगजेब को, तो बाद में क्या किया, औरंगजेब ने मुराद को भी कैप्चर कर लिया और इसको जेल में डाल दिया, ये तुम भी जेल में चलो, तुम्हारा कोई स्थान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए दारा शिकोह को तो भगाया औरंगजेब ने, लेकिन मुराद को भी क्या कर लिया, उसने कैप्चर कर लिया। देखिए मुराद को कैसे बेवकूफ बनाया, पहले मुराद को साथ में रखा, उकसाया, ठीक है, और उकसाने के बाद क्या हुआ, अब औरंगजेब के सामने जो चुनौती बची वो किसकी बची, अब बची शाह सुजा की, ठीक है। तो शाह सुजा जो है अब इनकी चुनौती, क्योंकि देखिए दारा शिकोह भाग गया, मुराद को बंदी बना लिया, अब कौन बच गया, शाह सुजा। तो 1659 में खजवा नामक एक जगह थी इलाहाबाद के पास, यहां पर औरंगजेब और शाह सुजा का युद्ध हुआ 1659 में। किसके किसके बीच हुआ, औरंगजेब और शाह सुजा के बीच, और इसमें औरंगजेब जीत गया। औरंगजेब क्या हुआ, जीत गया, ठीक है। तो औरंगजेब 1659 में दोबारा, ठीक है, शाह सुजा से जीत गया, ठीक है। और इसको क्या बोला गया, खजवा का युद्ध, क्योंकि ये खाजवा नामक जगह पे हुआ था, जैसे सामूगढ़ जगह पे हुआ था तो उसको बैटल ऑफ सामूगढ़ कहा गया, इसको क्या बोला गया, बैटल ऑफ खाजवा, जो 1659 में औरंगजेब और शाह सुजा जिसमें औरंगजेब क्या हुए, विजयी हुए। अब इसके बाद एक और युद्ध होगा 1659 में ही, फिर से आएगा दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। कौन सा युद्ध हुआ, देवराई का युद्ध, इन द वैली ऑफ देवराई, मार्च 1659 में युद्ध हुआ। अब ये आखिरी युद्ध था सक्सेशन का, जिसमें औरंगजेब फिर से जीत गया, और फाइनली औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को एक तरफ से खत्म किया, और अब 1659 में औरंगजेब दारा शिकोह को देवराई के युद्ध में हराने के बाद फिर से राज्याभिषेक करेगा। इसीलिए कहा गया कि औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया, एक बार 1658 में जब सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को हराया था, उसके बाद फिर देवराई के युद्ध में जब फिर से दारा शिकोह को हराया, ठीक है, तो उसके बाद फिर अगेन औरंगजेब क्या हुआ, विक्टोरियस हुआ, और फिर से औरंगजेब ने अपने आप का राज्याभिषेक करवाया, और इसके बाद फिर औरंगजेब को चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा, और उसके बाद फिर मुगल बादशाह कौन बने, औरंगजेब। समझ में आया आपको, ठीक। इसके बाद बात करें लेटर, दारा शिकोह और मुराद, इन दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो शाह सुजा खत्म, दारा शिकोह खत्म, मुराद खत्म, बचा कौन, औरंगजेब, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो एक थे सुलेमान शिकोह, जो दारा शिकोह का बेटा था, ठीक है। ये क्या हुआ, भाग गया था वहां पर, क्योंकि ये, ठीक है, और गाठवाल नामक जगह पर इसने शरण ली, लेकिन वहां पकड़ाया गया, और धीरे धीरे क्या किया, इसको भी जहर दे करके मार दिया गया, इसको भी जहर दे करके मार दिया गया। और उसके बाद फिर अब कौन बच गए, सिर्फ औरंगजेब, ठीक। तो आपको पूरा वॉर ऑफ सक्सेशन समझ में आया, चारों भाइयों के बीच में किस तरीके से युद्ध हुआ आपको समझ में आया। आपको युद्ध याद रखना है, सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी शाह सुजा, जिसने बंगाल में विद्रोह किया, उसको दबाने के लिए बहादुरपुर नामक जगह पर, उस टाइम पर शाहजहां की सेना को रॉयल आर्मी कहा जाता था, उनके और शाह सुजा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें शाह सुजा जीत गया। उसके बाद उसी टाइम पर नीचे औरंगजेब ने मुराद को उकसा करके, मुराद को गुजरात में उसको भी क्या करवा दिया, विद्रोह करवा दिया उससे, और फिर इन दोनों की सेना मिलके जाएगी 1658 में धर्मत के युद्ध में, धर्मत का युद्ध, वॉर ऑफ धर्मत, ठीक है। इसमें क्या करेगी, इनकी सेना मिलके रॉयल आर्मी को फिर हरा देगी, ठीक है। अब 1658 में हराने के बाद दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में युद्ध होगा 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। पहला युद्ध हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा था धर्मत का युद्ध, तीसरा था सामूगढ़ का युद्ध, जिसमें औरंगजेब पर जीतेंगे, दारा शिकोह वहां से भाग जाएंगे,
और औरंगजेब अपना कोरोनेशन कर लेंगे। उसके बाद वो मुराद को बेवकूफ बना करके और जेल में डाल देंगे, और उसके बाद फिर 1659 में उनका युद्ध होगा शाह सुजा से। अब शाह सुजा से कहां युद्ध हुआ था ये याद रखिएगा, ये हुआ था खाजवा में। ठीक है, इलाहाबाद के पास एक जगह थी खाजवा, वहां पर युद्ध हुआ, जहां पर औरंगजेब ने शाह सुजा को हराया, और उसके बाद फिर उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कब हुआ, दारा शिकोह के साथ देवराय के युद्ध में, और औरंगजेब ने उसको हराया। उसके बाद दारा शिकोह मुराद सबको फांसी पे लटकाया, सुलेमान शिकोह जो दारा शिकोह का बेटा था उसको भी पॉइजन दे के मरवा दिया। फिर कौन बन गए, मुगल बादशाह औरंगजेब। समझ में आया आपको? ठीक, तो आपको ये सारे युद्ध याद रखने हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से शाहजहां जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो अगले आएंगे वो आएंगे अब औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का भी शासनकाल अकबर की ही तरह बहुत बड़ा था, या एक तरीके से कहा जाए तो औरंगजेब सबसे लंबे समय तक मुगल शासक रहे। ठीक है, और मुगलों के आखिरी सबसे स्ट्रॉन्ग शासक, सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद से मुगलिया सल्तनत पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो लेटर मुगल जो आएंगे वो राजा अलग रहेंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए, एक बात जो नोट्स को लेकर के हो रही है, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि अगर आप नोट्स खुद बनाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।